हेलो एवरीवन, दिस इज हीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में आर्टिकल 352 टू 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसीज को रिकॉग्नाइज किया गया है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। National emergency under Article 352, state emergency under Article 356, and financial emergency under Article 360. National emergency Article 352 में दी गई है। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है या फिर प्रोक्लेम कर सकता है। आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि इफ ही इज सेटिस्फाइड, यानी कि president is satisfied that there is a threat to security of India or any part of it. First condition is this: if president is satisfied that there is threat to security of India or any part of it, so president can proclaim emergency. So who has the power to proclaim emergency? President. Then grounds of national emergency. Under Article 352, तीन grounds recognize हुए हैं: war, external aggression और armed rebellion. इन्हीं तीन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। पहले इनको समझते हैं इनका मतलब। वॉर का मतलब होता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है कि वो आर्म्ड फोर्सेस का यूज करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो उसको बोला जाता है वॉर, यानी फॉर्मल डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज एक्सटर्नल अग्रेशन। जब एक कंट्री बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन के दूसरी कंट्री पे अटैक करती है तो उसको एक्सटर्नल अग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन देन इट्स वॉर, and when one country is attacking another country without any formal declaration, it is known as external aggression. And third is armed rebellion, यानी internally अगर कंट्री में rebellion हो जाता है और वो आर्म्ड है तो उसको आर्म्ड रिबेलियन बोला जाएगा। ये जो वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया था। पहले जो ग्राउंड था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, मगर 44th अमेंडमेंट से इस ग्राउंड को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन ग्राउंड यूज हुआ। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी हो तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है, और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगी होती है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलता है। ओके, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अगर एक्चुअल अकरेंस हुई नहीं है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन की, बट प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज इमिनेंट डेंजर, चांसेस है कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है, तो भी वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है। तो एक्चुअल अकरेंस की मैंडेट नहीं है। बिना एक्चुअल अकरेंस के भी प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज इमिनेंट डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो भी वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। सो फार 3 नेशनल इमरजेंसीज हैज बीन प्रोक्लेम। ठीक है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था तो प्रेसिडेंट ने, जो आर्टिकल 352 में उनके पास पावर है, उसको यूज करके नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, और 359 में का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया था। अब जो ये अटैक किया था 1962 में, इसके बाद इंडिया चाइना का वॉर तो खत्म हो गया था, लेकिन इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसको रिवोक नहीं किया गया, वो कंटिन्यू रहा। इसी वजह से इंटरनली बहुत कैंपेन शुरू हो गई, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत पड़ने लग गया, और फाइनली जनवरी 1968 में गवर्नमेंट ने, यानी प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर दिया। तो ये थी फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड नेशनल इमरजेंसी लगी दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया
और अगेन प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर। और ये नेशनल इमरजेंसी रिवोक हुई नहीं थी, इससे पहले जून 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर इंटरनल इमरजेंसी लगाई, यानी पहली बार इंटरनल इमरजेंसी लगी इन जून 1975। अब इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन डाली गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन हुए थे एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसको चैलेंज किया गया था। और इंदिरा गांधी वॉज फाउंड गिल्टी फाउंड हुई थी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। और कोर्ट ने ये बोला था कि उनका जो इलेक्शन है वो उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है और वो 6 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस हेल्ड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वेकेशन पे था, तो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको वो अपील में चैलेंज नहीं कर पा रही थी, उन्हें सिर्फ एक कंडीशनल स्टे मिल रही थी। फिर होना क्या था कि जितने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जितना ऑपोजिशन था, सबने रेजिग्नेशन डिमांड करनी शुरू कर दी। और इसीलिए जून 1975 में उन्होंने विदाउट कंसल्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए बोल दिया। और प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए जब तक नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे थी टिल 1977। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चेंजेस किए गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत प्रोविजंस को चेंज किया गया। ऑपोजिशन के बहुत लीडर्स को और ऑपोजिशन के जितने मेंबर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया, मीसा एक्ट लगा दिया गया। प्रेस सेंसरशिप हो गई, जो प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको कर्टेल कर दिया गया। और इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंस एक्चुअली शुरू हो गई। और फाइनली 1977 में ये इमरजेंसी रिवोक हो गई। और 1977 में ये इमरजेंसी भी रिवोक हुई और दिसंबर 1971 की लगाई हुई इमरजेंसी भी रिवोक हुई। और 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और मोरारजी देसाई वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। अब प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, नेशनल इमरजेंसी का प्रोसेस। नेशनल इमरजेंसी के प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है कुछ और लेजिस्लेचर के पास भी है, यानी कि दो प्रेसिडेंट के पास पावर है टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, मगर उनकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है और अनलिमिटेड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, बट only after receiving a written recommendation from the cabinet। और ये जो चेंज है ये लाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट। जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये डिसीजन लिया था और 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिससे नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन, जो अप्रूवल है उसको डिफिकल्ट कर दिया, लगाना डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को हटाना आसान कर दिया, जो हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो कब यूज करेंगे, अगर उनको रिटर्न में कैबिनेट से नेशनल इमरजेंसी लगाने की रिकमेंडेशन मिली होगी। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज है वो कैबिनेट वर्ड यूज है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस भी नहीं किया था और उन्होंने प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर दिया कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो। और इस तरीके का काम फिर से ना हो, इस तरीके का पावर का मिसयूज फिर से ना हो, इसीलिए ये प्रोविजन ऐड की गई। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज है वो कैबिनेट वर्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में अगर आता है, क्वेश्चन है अगर आपका कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ हूम, तो ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आपका आंसर कैबिनेट है, बिकॉज कैबिनेट वर्ड इज यूज्ड इन द प्रोविजन। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, 30 डेज के अंदर अंदर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा।
बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, and the time is 30 days, so they have to approve within 30 days from the date of proclamation. ये जो टाइम है 1 मंथ, इसको भी 44th अमेंडमेंट ने चेंज किया है, इससे पहले 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता था। और जब लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर देंगे, उसके बाद वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगी। और यहाँ पे जो चेंज है स्पेशल मेजॉरिटी का, ये भी 44th अमेंडमेंट से लाया, इससे पहले सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी। स्पेशल मेजॉरिटी यानी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और दोनों के अप्रूवल के बाद 6 मंथ्स तक इमरजेंसी वैलिड रहेगी एट अ टाइम। 6 महीने के बाद भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी भी थ्रेट है टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो वो नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर फिर से अप्रूवल चाहिए लोकसभा का और राज्यसभा का, और सेम प्रोसेस यूज होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास करेंगे। और ऐसे 6 मंथ्स का पीरियड करके इनडेफिनेट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है इनिशिएट करने की, मगर अगर उसको कंटिन्यू करना है तो लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए, एंड दैट टू विद स्पेशल मेजॉरिटी। तो आपने देखा होगा कि 44th अमेंडमेंट से नेशनल इमरजेंसी को लगाने का जो प्रोसेस उसको डिफिकल्ट कर दिया। रिटन में चाहिए, 30 डेज के अंदर करना है, स्पेशल मेजॉरिटी से करना होगा अप्रूवल। अब देखते हैं इफेक्ट। नेशनल इमरजेंसी का जो इफेक्ट है वो 3 आर्टिकल्स में कवर है, 353, 358 एंड 359। आर्टिकल 353 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे चेंज होकर हम यूनिटरी गवर्नमेंट में चले जाते हैं, यानी कि जो पावर स्टेट के पास होती है वो सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है, तो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। आर्टिकल 358 बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे, ठीक है, तो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, तो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी होगी तो आर्टिकल 19 में दी गई जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। लेकिन ओनली इफ द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी इंटरनल इमरजेंसी लगी होगी तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 विल नॉट टेक, तब नहीं होगा, ठीक है। सो आर्टिकल 358 ये बात करता है। आर्टिकल 359 कहता है कि किसी भी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी हो, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, किसी भी ग्राउंड पे लगी हो, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट वर्ड यूज किया गया है, इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट विल नॉट सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट विल सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और जो वो अपने ऑर्डर में पास करेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑर्डर में आर्टिकल 14, 15, 16 में दी गई जो राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया है, तो सिर्फ वही राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा, बाकियों का नहीं होगा। और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 का इन्फोर्समेंट प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया है और देयर इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 की जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ओके, तो जस्ट इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड। मगर ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 359 में, ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्या मतलब है इसका? आर्टिकल 20 और 21 में दी गई जो राइट्स हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। और ये जो प्रोविजन है ये भी 44th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। 44th अमेंडमेंट से पहले सारी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 20 और 21 को एक्सेप्शन रखा गया है, और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आए हैं कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट, तो आर्टिकल 20 एंड 21 की राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 358 और 359 में डिफरेंस देख लेते हैं। आर्टिकल 358 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में यूज होता है और आर्टिकल 359 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इमरजेंसीज में यूज होता है। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन की बात करता है ऑफ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 359 सारी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करने की बात करता है बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, मगर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 उनको नहीं सस्पेंड किया जा सकता। नेक्स्ट, रेवोकेशन। रेवोकेशन यानी इमरजेंसी को हटा देना, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से पहले यानी 1978 से पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी टू रिवोक, सिर्फ प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते थे। यानी कि अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी नाउ, तो वो इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव के पास ही सिर्फ पावर थी। मगर 44th अमेंडमेंट के बाद ये पावर लोकसभा को भी दी गई। ओके, क्या हुआ, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स एप्लीकेशन लिखते हैं, उन्होंने वह एप्लीकेशन स्पीकर को दी, अगर सेशन बैठा हुआ है तो स्पीकर को देंगे, नहीं बैठा है तो प्रेसिडेंट को देंगे। और उसके बाद रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में फॉर रेवोकेशन और वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है। यानी लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी शुड बी रिवोक्ड। तो अब प्रेसिडेंट को रिवोक करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट विल रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। तो जो रेवोकेशन की पावर है उसको और एक्सपैंड कर दिया और लोकसभा को दे दी गई। लेकिन रिवोक करने के लिए जो प्रोसेस है वो सिंपल है, सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी अप्रूव कर दिया इनफ है। तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने का प्रोसेस डिफिकल्ट कर दिया गया और हटाने का प्रोसेस इजी कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो रेवोकेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास भी है और लोकसभा के पास भी है। अब ये दो मेजर अमेंडमेंट्स हैं इमरजेंसी से रिलेटेड, इनको डिस्कस कर लेते हैं। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से ये डिक्लेयर हुआ कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी क्वेश्चन, कि किस ग्राउंड पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है उस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। और प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा, यानी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जो पावर है वो एब्सोल्यूट पावर दी गई। फिर 44th अमेंडमेंट जब आया तो उन्होंने, इस अमेंडमेंट ने 38th अमेंडमेंट में की गई ये चेंजेस को रिवर्स कर दिया और ये डिक्लेयर हुआ कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है इट इज अंडर द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट कैन बी जुडिशियली रिव्यू। सेम सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में भी डिक्लेयर किया कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू और उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं इमरजेंसी में, एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज तो ग्राउंड में ही कर दिया, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कि एक बहुत वेग टर्म थी, एनीथिंग कैन बी इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज करके वर्ड ऐड किया गया आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड ऐड हुआ। देन प्रोसेस में प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, किसकी, कैबिनेट की। लेजिस्लेचर को अगर पास करना है यानी लोकसभा राज्यसभा को पास करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे और विद इन 30 डेज करेंगे। रेवोकेशन में लोकसभा को भी पावर दे दी गई और वो सिंपल मेजोरिटी से इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे चेंजेस से क्या हुआ कि नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना वो भी डिफिकल्ट हुआ। कैसे, रिटर्न कैबिनेट चाहिए,
रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट की, और उसको कंटिन्यू करना भी डिफिकल्ट हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए, दैट टू विद स्पेशल मेजॉरिटी, और रेवोकेशन की जो पावर है उसको भी एक्सपैंड कर दिया गया। सो विद ऑल दीज चेंजेस, नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है उसमें ये सारे चेंजेस आए। उसका अप्रूवल डिफिकल्ट हो गया, मगर रिमूवल अगर उसको आप हटाना चाहते हो तो वो इजी कर दिया गया। सो दीज आर ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 3 तरीके की इमरजेंसीज रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। National emergency can be proclaimed by president but on written recommendation of cabinet. उसके बाद वो जाएगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों को अप्रूव करना होगा विद स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 30 डेज। और एक बार अप्रूव कर देंगे तो 6 मंथ्स तक वो वैलिड रहेगी, और 6 मंथ्स के बाद भी अगर कंटिन्यू करना है तो फिर से दोनों हाउसेस का अप्रूवल लगेगा, और ऐसे 6 मंथ्स करके इनडेफिनिट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी वैलिड रह सकती है। इफेक्ट में आर्टिकल 353, 358 और 359 कवर होगा। 353 बोलता है कि फेडरल गवर्नमेंट से हम यूनिटरी गवर्नमेंट में चले जाएंगे एंड ऑल द पावर्स विल गो टू सेंटर। 358 बोलता है कि आर्टिकल 19 के अंदर दी गई 6 फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी तो। और 359 कहता है कि चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो चाहे इंटरनल इमरजेंसी हो, enforcement of fundamental rights can be suspended by president except article 20 and 21. ये दो आर्टिकल्स का जो enforcement है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देन रेवोकेशन, पहले पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास थी, अब लोकसभा को भी दे दी गई। लोकसभा को अगर ऐसा लगता है कि नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जानी चाहिए तो वो रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल रिवोक नेशनल इमरजेंसी। एंड देन 38th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो था उसको फाइनल और कंक्लूसिव डिक्लेयर किया गया था, मगर 44th अमेंडमेंट से और मिनर्वा मिल्स केस में इस चीज को रिवर्स कर दिया गया। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।